दोस्तों आज पेश है खून के छींटे। ये कवर चित्र है दोस्तों। भारत मीना और राजा भुवन देश के राजकुमार प्रिंस रॉबिन के निमंत्रण पर भुवन देश की यात्रा पर जाते हैं। प्रिंस रॉबिन अपनी दोस्ती की निशानी के रूप में भारत को मिट्ठू नाम का एक तोता भेंट करता है। मिट्ठू कुछ दिनों में भारत और उसके साथियों से घुल मिल जाता है, यहाँ तक कि बहुत साफ सुथरी हिंदी भी बोलने लगता है। जानते हो मिट्ठू, आज हम अपने देश देश भारत लौट रहे हैं। तुम भारत देश में बहुत अच्छा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन भारत लौटने समय रोनी और जमील नाम के दो अज्ञात आदमी विमान का अपहरण कर लिया। बॉस तुम्हारी सफलता पर बहुत खुश होगा। हाँ, विमान बगैर न तो हमारे साथी घाटी से बाहर जा सकते थे न खजाना। और इस अज्ञात घाटी के विमान से उतार कर वे अपने बॉस को अपनी सफलता की जानकारी देने चल दिए। किंतु भारत और नीना राजा की उपस्थिति से पूर्णतः बेखबर थे। वे लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? वे लोग अपने उन साथियों के पास जा रहे हैं जो पहले इस घाटी में मौजूद हैं। और भारत मीना राजा अपने अपहरणकर्ताओं का पीछा करते हुए अड्डे तक पहुंच जाते हैं। छुपकर उनकी बातें सुन लेते हैं। उनकी बातें से वे जान जाते हैं बदमाश घाटी के बासिंदे सरदार पाशा उसकी बेटी शाकिला को मार डालने की धमकी देकर खजाने का नक्शा बनवाने में सफल हो गई। हमें सरदार उसकी बेटी को शैतानों के पंजे से मुक्त करने का उपाय करना चाहिए। हाँ हाँ, सरदार की मदद से हम बाहर घाटी के बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, जब सुबह बास अपने आदमियों के साथ खजाने की तलाश में चला जाएगा तो हम अपनी कोशिश शुरू करेंगे। इतना कह वह अपने साथियों की योजना समझाई और फिर इस योजना के मुताबिक भारत मीना और राजा बास के द्वारा सरदार की निगरानी पर छोड़े गए आदमियों को काबू में कर लेते हैं और मकान को दाखिल और सरदार और उसकी बेटी को कैद से मुक्त करा देते हैं। लेकिन जब सरदार को यह बात उन्हें यह बताता कि घाटी से बाहर जाने का हवाई यात्रा के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है, वे निराश हो उठते हैं। लेकिन तभी सरदार सतावना देते हुए कहता है, निराश मत हो मेरे बच्चों, मुझे विश्वास है बरतानिया की सरकार के जासूस खजाने की टोहर लेते हुए बहुत जल्द यहाँ आएंगे और उन शैतानों के पंजे से आज़ाद करा तुम्हें तुम्हारे देश पहुँचा देंगे। क्या मतलब? बरतानिया सरकार को यहाँ गड़े खजाने की से भला क्या दिलचस्पी हो सकती है? तब सरदार पाशा ने उसे बताया कि एक पूर्णिमा की रात उन्हें और उसके कबीले के लोगों को एक विमान में दुर्घटनाग्रस्त हो घाटी में गिरते देखा था। यात्रियों की मदद के लिए घटनास्थल पर जा पहुंचे। उन्हें विमान का पायलट घायल अवस्था में मिला, जिसे उठाकर कबीले की ओर लौट पड़े। तेज चलो, अगर इस घायल आदमी को बचा लिया तो देवी बहुत प्रसन्न होगी। नोट, यहाँ तक की कहानी मोनो चित्रकथा नकल चितोता में चित्रकथा में खून के छींटे का आनंद लेने के लिए प्रथम भाग नकल चितोता अवश्य पढ़ें। फिर सरदार पाथा अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, कुछ दिनों के उपचार के बाद उसे होश आया तो ऐसी तुच्छ बात करने की हमें शर्मिंदा न करें श्रीमान। आप लोगों का एक एहसान कभी नहीं भूल सकता। काश अपनी जान के बचाने के बदले आपको कुछ दे सकता। मुझे अटकते देख वह तुरंत बोला, मेरा नाम रोजर है श्रीमान रोजर। हम आदिवासी गरीब जरूर है लेकिन लालची नहीं। आपकी जान बच गई, हमें सब कुछ मिल गया। आप स्वस्थ होकर अपने घर लौट जाइए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। कितने महान हैं आप लोग। तभी मुझे सख्त दिमाग विमान के खराब पड़े बंदूकों का ख्याल आया और बर्बस सी पूछ बैठा, श्रीमान रोजर, हमें विमान के समीप दो बड़े संदूक पड़े नजर आए हैं।
बंदूकों से क्या है, संदूकों में क्या है? उन संदूकों में खजाना है सरदार, और मेरे देश की अमानत है। ओह, तो उन संदूकों को यहाँ उठा लाना उचित होगा? नहीं सरदार, नहीं, यहाँ नहीं। ओह, आपकी मेरी बात को गलत अभिप्राय न निकालें सरदार। दरअसल मैं नहीं चाहता उस खजाने की वजह से आप लोगों पर कोई मुसीबत आई। क्या मतलब? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तब रोदर ने मुझे समुद्र में डूबे लुटेरे जहाज का प्राप्त खजाने के बारे में विस्तार से बताया और बोला, खजाने को विमान में सुरक्षित लंदन पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे और मेरे साथी पायलट रेम्बो को सौंपी थी। सही समय पर हमारे विमान उड़ान भरी और लगभग 1 घंटे की उड़ान के बाद, रोदर तुम आराम करो, बाकी सफ़र मुझे की जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दो। डोंट वरी, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक, ज़रूरत है रोदर, खामोशी से वही करो जो मैं कहता हूँ। व्हाट डू यू मीन? मगर तुम मेरी बात नहीं माने तो तुम्हें गोली मार सकता हूँ रोदर। अब सोच लो, तुम मौत चाहिए या खजाने में हिस्सा? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया रोम्बो? तुम जानते हो यह खजाना हमारे देश की अमानत है। वह लुटेरों का खजाना है रोदर, जिसे लूट होने पर कोई बुराई नहीं। कभी नहीं। अपने जीते जी मैं तुम्हारे इरादे हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगा। दिस इज टू मच, नाउ वी क्लाइंट एंड गेट अप। मैं रैम्बो को आदेश मानने के लिए मजबूर हो गया। मेरी सीट से अलग होते ही रैम्बो रेडियो फोन पर नॉर्मन नाम के एक खतरनाक अपराधी से संबंध स्थापित किया और बताया, विमान अब मेरे कब्जे में है नॉर्मन, तुम्हारी योजना के मुताबिक विमान को माटुंगा घाटी के ले जा रहा हूँ। गुड रैम्बो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा था। तुम विमान को घाटी में उतार दो, हमारा इंतजार करो। ओह, तो रैम्बो कुख्यात खतरनाक लुटेरे नॉर्मन द्वारा खरीद लिया गया है। हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँच रहे हैं। ओवर एंड ऑल ओके। और मुझे संबोधित करते हुए बोला, भगवान को याद कर लो रोजर, मुझे तुम्हारी मौत का बड़ा दुख होगा, पर मैं मजबूर हूँ। तुम्हारा माटुंगा घाटी बहुत करीब है, अब मुझे लैंड करना चाहिए। और मैं नहीं चाहता था तुम मेरे रास्ते में रुकावट बनो। एक बार फिर सोच लो रैम्बो। मेरी बात पूरी होने से पहले रैम्बो ने मुझ पर फायर कर दिया। मैं सावधान था, अतः अपना बचाव कर गया, और इससे पहले भी रैम्बो मुझ पर दोबारा फायर करता ट्रक, और फिर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। तभी न जाने कैसे रैम्बो का दाव लग गया। और अब बोल रोजर, कौन मरेगा और कौन जिएगा? अट्ठासा करते हुए उसने ट्रैगर दबाया था कि तभी विमान बुरी तरह लड़खड़ाया और रैम्बो का निशाना इस बार भी चूक गया। और उसका चूका निशाना बड़ा खतरनाक साबित हुआ। एकाएक धमाका हुआ और विमान में आग लग गई और विमान पर कटे परिंदे की समान तेजी से नीचे गिरने लगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। इतना कहकर रोदर खामोश हो गया और अब बोला, इसका मतलब विमान दुर्घटना में मरने वाला व्यक्ति आपका साथी रैम्बो था। तो क्या रैम्बो सत्य हमेशा जीत होती है उसे अपने कर्म की सजा मिल गई, लेकिन आप नॉर्मन को भूल गए। वह खजाने को हासिल करने के लिए अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँच सकता है। परेशान न होइए श्रीमान, हम खजाने की ऐसी जगह छुपा देंगे जहाँ परिंदे भी कभी ढूंढ नहीं सकते। आप लोग लुटेरे नॉर्मन को नहीं जानते। वह हैवान खजाना पाने के लिए वह कुछ भी कर गुजरेगा। हम अपनी जान दे देंगे पर अपने मेहमान की अमानत पर हाथ नहीं आने देंगे। क्यों साथियों? हाँ सरदार, स्वीकार है। हम अपनी जान देकर भी अपने धर्म का पालन करेंगे। और वचनानुसार मैंने अपने वफादार साथियों को खजाने के भारी दोनों पेटियां सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दी। लेकिन
कुछ दिन गुजरे थे कि तभी एक दिन, जगूरा तुम्हारे साथ ये लोग कौन है? ये लोग इस खजाने को लेने आए हैं जो तुमने छुपा रखा है। तुम वह खजाना इस परदेसी को सुपुर्द कर दो। क्या बकते हो जगूरा? मैं ठीक कह रहा हूँ सरदार, तुम्हारा होने वाला दामाद हूँ और यह बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम एक परदेसी तुम्हारे घर रहे। तुम्हारी शादी शकीला से अभी हुई नहीं है जगूरा, इसलिए हमारे मेहमान को रहने की इजाज़त एतराज़ करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अपनी खैरियत चाहते हो तो इन लोगों के साथ हमारी नज़रों से ओझल हो जाओ। तुम उस परदेसी की खातिर क्यों हम सब की जान से खिलवाना चाहते हो सरदार? उस परदेसी को खजाने को इसके हवाले कर दो। ये लोग यहाँ से चले जाएंगे? कभी नहीं। यह परदेसी हमारा मेहमान है। हमने उसे उसकी जान और माल की रक्षा का वचन दिया है। तब लंबे कद का कद्दार व्यक्ति भयानक स्वर में बोला, दुनिया मुझे नॉर्मल के नाम से जानती है, लोग को मेरे नाम से थरथराते हैं। तुम अगर अपनी और अपने कबीले की लोगों की जान प्यारी है तो वचन को भूल जाओ। खामोश, तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम खाली धमकी नहीं देते बूढ़े, जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। खामोश गुस्ताख, इससे पहले हमारे सब्र का पैमाना छलक जाए, चले जाओ यहाँ से। हम तो जाएंगे लेकिन खाली हाथ नहीं। खजाना तुमने कहाँ छिपाया है? खजाना तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, समझ गए? तुम ऐसे नहीं बताओगे। फिर अपने साथियों से बोला, देख क्या रहे हो? अंदर जाओ और उसकी बेटी और रोदर को खींच कर ले आओ। फिर जैसे ही नारमन के आदमी आगे बढ़े, पकड़ लो इनको। लेकिन जैसे ही मेरे आदमी उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े, और देखते देखते खून के छींटे धरती लाल हो गई। तभी नारमन गरजते हुए बोला, बूढ़े, देख लिया तूने अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम। अगर तू अब भी हमारी बात नहीं मानी तो इस घाटी में जगह जगह पर तुम्हें कबीले वासियों के खून के छींटे नजर आएंगे। नीच वैसी तू कुछ भी कर ले, पर खजाना कभी नहीं मिलेगा। मेरा जवाब सुनने के बाद नारमल के आदमी रुके नहीं, मकान के भीतर दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद बास रोजर नाम का लड़की ने भगा दिया। वह भागकर कहाँ जाएगा? पहले इस बूढ़े को खजाने का पता मालूम करें, उसके बाद उससे भी ढूंढ लेंगे। और तरनारमल की आदत पर मुझे और मेरी बेटी शकीला को पेड़ों में बांध दिया। फिर मेरी आंखों के सामने मेरी मासूम बच्ची को कोड़े बरसाने लगे। अरे जालिमों, मेरी मासूम बच्ची को तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जुल्म करना तो मुझ पर करो। मेरी फरियाद से नारमल गरजा, मारो मारो यह बूढ़ा, खजाने का राज उगलने से इसकी बेटी पर कोड़े बरसाते रहो। तभी शकीला को छोड़ दो, वह मेरी होने वाली पत्नी है। तभी तड़ाक, और खबरदार, हमारे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। दूसरों का हुआ है, मैंने तुम्हारी मदद की और सरदार और कबीले से गद्दारी की, तुमने मुझे इनाम दिया। गद्दारी करने वालों का अंजाम यही सिर्फ मौत होता है मूर्ख। और हमें अफसोस है कि तू अब तक जिंदा है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। लेकिन नारमल ने जगूरा की विनती पर कोई असर न हुआ और नारमल ने उसके साथियों ने मुझ पर और मेरी बेटी पर बहुत जुल्म सितम किए, किंतु हमने खजाने का पता बताने से तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया, ले जाओ घाटी में कत्लेआम शुरू कर दो, मकानों में आग लगा दो, बस्तियों में बारूद से उड़ा दो। मैं देखना चाहता हूँ कब तक अपने कबीले वालों की जुबान बंद रखते हैं। मुझे विश्वास है सरदार के अलावा और कुछ भी लोग भी जानते होंगे जो कमबास। और फिर उन शैतानों ने हमारे कबीले पर जुल्म ढा दिया। कबीले वाले ने जान बचाने के लिए अपने अपने कबीले को घाटी में छोड़कर भागने गए। इस घाटी में खजाने के बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों में ही नारमल के साथी
लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। क्या बात है, तुम लौटे और तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है, कोई खास बात है? बस गजब हो गया, घाटी में बचकर भाग निकले और आदिवासियों ने घाटी से निकलने के लिए हमारे मार्ग बंद कर दिए है। यह घाटी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ओह, अब क्या होगा बॉस? क्या इस घाटी से भटकते भटकते मर जाएंगे? भगो मत, शायद तुम भूल गए, रोनी और जामिल घाटी के बाहर मोटर बोट में हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वे दोनों हमारी मदद कर सकते हैं। अभी जान जाओगे। और फिर नार्मन ने मशीन को अपने झोले से निकाली और थोड़ी देर बाद, हेलो नार्मन कॉलिंग, हेलो रोमी स्पीकिंग बॉस। रोमी, हम घाटी में फंस गए हैं। अब घाटी में आने जाने का रास्ता, हवाई रास्ता का रास्ता शेष बचा है। तुम जमील साथ वापस लौट जाओ और जल्दी ही प्लेन को हाईजैक कर यहाँ ले आओ। ओके बॉस। और फिर नार्मन से बातचीत बंद कर दी। तब नार्मल ने शकीला को मार डालने की धमकी दी। मुझे उस स्थान का नक्शा बनवाने के लिए मजबूर कर दिया जहाँ खजाना रखा था, और आपने नार्मल को बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। हाँ 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 हाँ, बेवकूफ़ नार्मल। सी तुम बेमतलब बीच में नहीं बोलोगे, समझे? समझ गया समझ गया। तब भारत अपने साथियों से मुखातिब तो लो, अब हमें फौरन यह जगह छोड़ देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो। और जब नार्मल अपने साथियों के साथ लौट कर आएगा तो असलियत का पता चलेगा। वह सिर पकड़ कर रोएगा और तब कितना मज़ा आएगा। तभी राजा बोला, क्यों ना हम खाने पीने का सामान अपने साथ लेते चलें, पता नहीं कितने दिनों तक लग जाए। करेक्ट, यह तुमने ठीक सोचा। और फिर उन्होंने खाने पीने का सामान एक बोरे में भर लिया और बाहर पेड़ों की ओट में अपना सामान उठाकर सरदार पासा उसकी बेटी शकीला के साथ उस स्थान की ओर चल दिया जहाँ खजाना मौजूद था। और नार्मल और उसके साथी गणतंत्र स्थान पर पहुंचे। उनके सिर पीट लिया। उस बूढ़े ने बेवकूफ़ बनाया है, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी फुस फुस, बचो बचो। और चीखते हुए नार्मल ने अजगर के सिर पर निशाना बांधा और गोली चला दी। हाय माय गॉड, उस बूढ़े ने हमें मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इससे पहले कि कोई जीव जंतु हमारा निशाना ले, हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। और जैसे ही वे वापसी के लिए आगे बढ़े, बास देखो वहाँ कोई है। वह आदमी और कोई नहीं, पायलट रोजर था। पानी पीने के बाद रोजर उठा और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ चला। और गुफा के मुहाने पर आखिरकार यह कमीना ही हमें मिल गया। और तभी, मैं जानता हूँ, उसे ठिकाना लगा देता हूँ। नहीं, ऐसी गलती मत करना। हो सकता है रोजर खजाने का पता जानता हो, हमें उसका पीछा करना चाहिए। यह ठीक रहेगा बॉस। सरदार, हम बाद में निपटेंगे। तू ठीक है, आओ। ठीक कहते हो। फिर वे बड़ी सावधानी से रोजर का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। उधर खजाने वाली गुफा में पेट भरकर खाने के बाद सरदार शकीला, भारत, राजा और नीना गहरी नींद सो रहे थे। अचानक हल्की की आवाज़ में भारत की आवाज़ खुली। ओह, यह आवाज़ कैसी? खट खट खट। तभी, ओह बाहर कोई कर्रा रहा है, मुझे उसे देखना चाहिए। और भारत ने उठकर कदमों से जैसे ही गुफा के द्वार पर चौंका। अरे, लगता है यह बेहोश है। कौन हो सकता है? और कुछ सोचकर तुरंत गुफा में लौट आया और अपने साथियों को जगाते हुए बोला, बाहर एक आदमी बेहोश पड़ा है, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वह कौन हो सकता है? हो सकता है वह कोई पायलट रोजर हो, शायद। फिर मीना ठीक कह रही हो। मैं रोजर को पहचानता हूँ, आता हूँ, उसे जाकर देखता हूँ, तुम लोग सावधान रहना। और इतना कहकर सरदार द्वार की ओर बढ़ चला। थोड़ी देर बाद, ओह, यह रोजर है। और वह रोजर के बेहोश को कंधे पर लाद कर गुफा के द्वार की ओर चल दिया। इस बात को पूर्णतः अभिव्यक्त था कि उस चट्टान के पीछे नार्मल और उसके साथी भी उसे देख रहे हैं। सरदार पासा को गुफा में दाखिल होते देख औंधल हो गया। बास कबीले का सरदार पासा
पर वह तो हमारी कैद में था, यहाँ कैसे आ पहुँचा? ज़रूर कोई गड़बड़ है, हमें होशियार काम लेना होगा। पहले तुम लोग गुफा में जाओ, अगर कोई खतरा हुआ तो मौके पर पहुंचकर संभाल लेंगे। ठीक है बॉस। और फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। और जैसे ही भारत और रोजर के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। आह, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? आप सुरक्षित हो अंकल? और तभी सरदार सामने आते हुए बोला, श्रीमान रोजर, मैं आपको बेहोशी की हालत में यहाँ उठा के लाता हूँ। आप? तभी सरदार ने विस्तारपूर्वक सारी बातें बताई। ये बहादुर बच्चे अगर किस्मत से यहाँ न पहुँचते तो कोई हम में से कोई नहीं बचता। और इससे पहले रोजर कोई जवाब दे पाता, तुम लोग बचने तो अब भी नहीं। चुपचाप अपने हाथ उठा कर खड़े हो जाओ। उन आदमियों को चेतावनी सुन नशीली भरी आवाज़ में पलटे, मशीनी आवाज़ में पलटे। ओह, तुम लोग, तुम क्या समझते हो? उल्लू बनाकर तुम खजाना हड़प जाओगे? हम तुम लोगों की सारी बातें सुन चुके हैं। खबरदार, किसी ने भी चालाकी दिखाने की कोशिश तो गोली मार देंगे। नहीं नहीं, हमारी जान मत लो, चाहे सारे का सारा खजाना ले लो। खजाना? कहाँ खजाना? वो उन संदूकों में। ओह खजाना, ओह हमारा, हाँ हाँ हाँ। और खजाने की संदूकों को देखकर आदमी की बोचें खिल गई। कुछ क्षण बाद के लिए उसका ध्यान राजा की तरफ से हट गया। राजा ने इससे पहले मौका तलाश में था। अचानक स्टेनगन धारियों पर झपटा, तड़ाक तड़ाक। और फिर दूसरी तरफ, अब बोल बच्चू, खजाना चाहिए या जिंदगी? लेकिन तभी, अपनी खैर चाहते हो तो अपने हथियार फेंक दो और मेरे साथी को छोड़ दो, वरना सबको भून कर रख दूंगा। मौका की नज़ाकत देखते हुए मिठू उड़कर गुफा के एक झरोखे में जा बैठा। और खतरे का अभ्यास होते ही सरदार रोजर स्टेनगन फेंक दी और राजा भारत को अपनी चुंगल में फंसे आदमियों को मुक्त कर दिया। तब नॉर्मल प्रकट होते हुए भयानक स्वर में बोला, अब तुम लोग खजाने भरे वक्त संदूकों को विमान तक पहुंचाने में मेरी और मेरे आदमियों का हाथ बटाओगे, वरना क्या करोगे? तुम सब की लाशें यहीं पड़ी नजर आएंगी बच्चों। नॉर्मन भयानक अंदाज से भयानक इरादा बार तुरंत बोल उठा। नहीं नहीं, गोली मत चलाइए अंकल, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। गुड, तो फौरन काम शुरू करो। और आदेश पाते ही, चलो आगे बढ़ो और मेरे आदमियों को संदूक उठाकर तुम उनके पीछे चलो। और कुछ देर बाद लगभग रात्रि के तीसरे पहर में खजाने के साथ सरदार पासा के निवास स्थान पर जा पहुंचे। संदूकों को जमीन में रखते हुए सबने पेड़ों पर बांध दिया गया। तभी रोनी और जालिम को बंधन मुक्त कर दिया तथा टोनी दरिंदगी से भरे अंदाज में बोला, हमारा मकसद पूरा हो गया बस। इन कुत्तों को जिंदा रखने का मतलब नहीं रोनी, आज रात हम बहुत खुश हैं। हम इसकी खुशी में अपनी खुशी में खलल नहीं डालना चाहते। बची हुई रात हम जश्न मनाएंगे, खूब खाएंगे पिएंगे और सुबह यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इससे पहले इन्हें दिलों को जहन्नुम रवाना करते जाएंगे। हा 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 हा। और नॉर्मल और उसके साथी हंसते नाचते मकान में दाखिल हो गए। और ओंजल होते ही, परेशान न हो दोस्तों, मैं आ गया हूँ तुम्हारी मदद कर। मिट्टू, तुम हमारी क्या मदद करोगे? मैं अपनी पैनी चोट से तुम्हारी रस्सी काट कर तुम सबको आज़ाद कर दूंगा। खामोश, अगर तुमने शैतान की आवाज़ सुन ली तो सब बेकार हो जाएगा। आओ तुम फौरन मेरे बंधन काट दो, अभी काटता हूँ। और इतना कहकर मिट्टू उठता हुआ भारत के आप पीछे उसके हाथों पर जा बैठा। कट 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 कट। और थोड़ी देर बाद, शाबाश मिट्टू, तुमने सचमुच दोस्ती का फर्ज अदा किया, धन्यवाद धन्यवाद।
और बंधन मुक्त होते ही भारत ने आनन फानन अपने साथियों को बंधन मुक्त किया और तत्पश्चात बोला, इस समय शैतान हमारी तरफ अनभिक्त होकर जश्न मना रहा है। हम बड़ी सावधानी से उन पर काबू किया कर सकते हैं। उन्हें पहले अपने साथ हथियारों को काबू करना होगा। ठीक है, आप और राजा अंदर चलते हैं। ठीक है, यही ठीक रहेगा। और तुम सरदार अंकल और दीदी के साथ यहीं रुकोगे और हमारे सिग्नल का इंतजार करोगे। इतना कहते के साथ भारत और रोजर राजा के साथ मकान की ओर चल दिए। मकान के अंदर नॉर्मन अपने साथियों के साथ किसी खतरे से बेखबर अंधाधुंध शराब पीते और खुशी मना रहे थे। तभी बस बहुत होगा जसन, भारत क्या सुनकर तुम जीती हुई बाजी हार चुके नॉर्मल। और ठीक उसी पल राजा रोजर ने स्टेन गन ताने भीतर प्रकट हुए। किसी ने गलती का अंजाम शर्म मौत होगा। हम रहम की उम्मीद मत करना। बहुत खून बहा चुके हो तुम लोग। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तत्पश्चात कबीले में स्टेन गन के दम पर नॉर्मल उनके साथियों को खचाने की संदूक समेत उठाकर चलने को मजबूर कर दिया। हम इन्हें लेकर विमान तक पहुंच रहे हैं। तुम सरदार के साथ जाओ, गुफा में पड़ा हमारा सामान उठा लाओ। अच्छा भैया। और मीना सरदार शकीला विपरीत दिशा में चल पड़े, भारत और रोजर और राजा की ओर। और विमान के निकट पहुंचकर, अंकल आप और विमान में जाइए ताकि कोई गड़बड़ न कर सके। रोजर और राजा तुरंत विमान में चढ़ गए और सावधानीपूर्वक खजाने के संदूकों को विमान में पहुंचते ही नॉर्मल और उसके साथी को बंद को जकड़कर संदूक के साथ बांध दिया गया। रोजर इंजन रूम में चला गया और भारत और राजा कैदियों की निगरानी रखने लगे। शाबाश, खजाने से चिपके रहो, अब कम से कम तुम्हारे दिलों को सुकून तो रहेगा। लंदन पहुंचने पर तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। हमें पुलिस का डर मत दिखा लड़के, दुनिया में कोई जेल हमारे कैद में नहीं रख सकती। बकवास बंद कर। तेरा शरीर की जेल तेरी आत्मा से मुक्त कर दूंगा। आत्मा परमात्मा, किट 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 किट। मिट्टू बोलते देख नॉर्मल की बोलती बंद हो गई। रोजर को विमान में खराबी ढूंढने में, ठीक करने में 2 घंटे का समय लगा। जब तक सुबह हो चुकी थी, थोड़ी देर बाद सरदार पाथा और शकीरा और मीना भी सामान लेकर विमान में पहुंच गई और रोजर पायलट सीट पर बैठा। और कुछ देर ही पलों बाद और जल्दी ही विमान धरती छोड़कर आकाश में ऊंचाइयों को छूने लगा। और फिर लंदन एयरपोर्ट पर जैसे ही विमान उतरा, खजाने से साथ नॉर्मल और साथियों को सुरक्षा कर्मियों के कब्जे में ले लिया। और इंग्लैंड के रक्षा मंत्री ने जोसेफ के आगे आकर रोजर का कंधा थपथपाया और बोला, हमें तुम पर गर्व है यंग मैन। गर्व तो आपको इन बच्चों पर करना चाहिए सर, इन्होंने जान पर खेल कर खजाना सुरक्षित यहाँ पहुँचाया है। और फिर रोजर सरदार को परिचित कराते हुए संक्षिप्त में रक्षा मंत्री को सब कुछ बता दिया। तत्पश्चात, बहादुर बच्चों, आज से इंग्लैंड के इतिहास में तुम्हारे नाम की चर्चा जरूर होगी। यस सर, थैंक यू सर। और फिर मंत्री महोदय सरदार पाशा का आभार प्रकट करते हुए बोले, आपका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते हैं। वादा करते हैं हमारी सरकार आपके कबीले को फिर से बसाने में पूरी मदद करेगी। मेरे कबीले के लोग आपकी दुआएं देंगे श्रीमान। और तभी राजा बोला, फिलहाल आप हिंदुस्तान पहुंचाने का प्रबंध करवा दीजिए तो बहुत अच्छा होगा, क्यों नहीं। और लगभग आधे घंटे बाद भारत और राजा और मीना को विशेष विमान द्वारा भारत की ओर चले। हिंदुस्तान पहुंचकर हम मिट्टू को अपने संगठन का सदस्य बना लेंगे। पहले यह सोचो कि डैडी मिट्टू को घर में रखने की जगह देने के लिए तैयार होंगे या नहीं। अगर घर जगह नहीं मिली तो तुम्हारे दिल में रह लूँगा दोस्तों। किटकिट हा हा। मिट्टू की बातें सभी हंस पड़ी और समाप्त दोस्तों।